आफ्टरनून जेनू जी, थोड़ा सा जल्दी आया करें। मीटिंग में ज्वाइन करा हुआ था, फिर एंड करके फिर ज्वाइन करा। पर तुम थे ही नहीं। नहीं सर, बिल्कुल बस लोडिंग ही हुई जा रही थी इतनी देर से उसमें कि मतलब होस्ट विल लेट यू इन सून। अच्छा। देखो, अभी हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसका क्या मतलब होता है और इसमें क्या करना है? क्या ये चैप्टर जर्नल्स के पॉइंट से टफ है? देखो, इसमें ना जर्नल्स वगैरह का थोड़ा सा कम रोल है, इसमें बस थोड़ा सा ज्यादा रोल है कॉमन सेंस का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब ये चैप्टर है क्या, नाम से ज्यादा समझ में भी नहीं आता पहली बारी कि इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये क्या चीज है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सीए इंटरमीडिएट में काफी बारी आता है और मार्क्स भी इसके आते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टफ है। इम्पोर्टेंट है का ये मतलब है कि मार्क्स इसके वेटेज ज्यादा है, बट इजी है, सिंपल है चैप्टर। तो इसमें है क्या, देखो, प्रॉफिट और लॉस तो हमें पता है क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस तो वी नो व्हाट इट इज। एक सेकंड रुको। पर ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन वर्ड आपने कहाँ सुना है? इनकॉर्पोरेशन पहले सुना होगा कहाँ पे? एक कंपनी के रेफरेंस में सुना है इनकॉर्पोरेशन आप लोगों ने, कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। तो इनकॉर्पोरेशन टर्म एक कंपनी के लिए यूज होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन? तो देखो, जब भी ऐसा होगा कि कोई कंपनी क्रिएट की जा रही है ताकि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस उसके साथ उसमें मर्ज हो जाए, या वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर ले, जैसे अभी तक ना बिजनेस करने के कई फॉर्म्स हैं। कैसे कैसे बिजनेस हो सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, या फिर कंपनी। पार्टनरशिप में भी देयर आर टाइप्स की, पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लायबिलिटी, पर वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये तरीके हैं बिजनेस करने के। तो सपोजिटली ये जानवी ही है। अब जानवी अकेले बिजनेस कर रही थी तो सोल प्रोप्राइटरशिप हुई। पर अब जानवी को ना, मतलब किस कोई रीजन है कि अब वो अकेले काम नहीं करना चाहती या नहीं कर पा रही, मे बी लैक ऑफ फंड्स या कुछ। तो अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? उसके पास ये ऑप्शंस हैं कि वो बैंक को अप्रोच करे, कुछ और करे। अब एक चीज ये है कि ना, सोल प्रोप्राइटरशिप को पैसे मिलना थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू अ कंपनी। एक कंपनी को बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग तरह के, गवर्नमेंट की तरफ से भी और वैसे भी। और सोल प्रोप्राइटरशिप को उस हिसाब से ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है। उसके रीजंस क्या है वो उसमें नहीं जाते, बट ऐसा होता है एक कंपनी को थोड़े से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जानवी ने क्या किया, अपने बिजनेस को, जो वो बिजनेस कर रही थी, अब वो उसे एक्सपैंड करना चाहती थी। तो उसको एक्सपैंड करने के लिए उसने ना अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। अब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कंपनी में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में तो एक दूसरा बंदा ढूंढा। पर जैसे भी एक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया उसको, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को। ये एक एग्जांपल है जहां एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी में कन्वर्ट हो गई। या फिर एक कंपनी क्रिएट हो रही है और वो किसी दूसरी ही कंपनी को टेक ओवर कर रही है। जैसे यहाँ कितने सारे मर्जर्स होते हैं। तो जब मर्जर होता है तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे इफ यू नो, अभी जो वो है बिग बाजार है, बिग बाजार को किसने टेक ओवर किया पता है आपको? नहीं सर। रिलायंस। बिग बाजार जो है फ्यूचर रिटेल ग्रुप, उसको रिलायंस ने टेक ओवर किया। अब ऑब्वियसली वो अभी वो केस कोर्ट में है, क्योंकि अमेजोन भी उसमें ओनरशिप क्लेम करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
इस वजह से वो केस कोर्ट में है। पर है क्या, एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी में चली गई, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये जो कंपनी है इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस इसके साथ मर्ज होता है। वो कैसे? देखो, जानवी काम कर रही थी, ये उनका पूरा अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये इनका पूरा अकाउंटिंग ईयर है। इसमें इन्हें प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो रहा था वो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और जानवी को प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट हो रहा था। जानवी ने, क्या ये जरूरी है कि वो अपना बिजनेस 31 मार्च को ही क्लोज करे और तब कंपनी बनाए? नहीं, उसका बीच में मन किया कंपनी बनाने का, उसने अपने बिजनेस को बीच में ही कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि 1 जुलाई को यहाँ पर, या मिडल ले लेते हैं अभी इजी रखने के लिए, 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को जानवी ने अपने यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। तो कंपनी में कन्वर्ट कर लिया का क्या मतलब है कि उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। अभी तक वो ऐसे ही काम कर रही थी, अब उसने जस्ट सेइंग जानवी प्राइवेट लिमिटेड खोल ली और अब वो इस नाम से काम करती है। कंपनी कब बनी है? कंपनी बनी है 1 अक्टूबर 2020 को, पर ये उससे पहले भी काम तो हो रहा था। अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो किस दिन से आती है? जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। Corporate हो जाता इससे पहले जो प्रॉफिट हुआ, अब अगर प्रॉफिट हुआ, हम मान रहे हैं प्रॉफिट हुआ और इसके बाद भी प्रॉफिट ही हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट ही हो रहा था, क्या ये वाला प्रॉफिट कंपनी के पी एंड एल में दिखेगा जो है। नहीं कंपनी सर। की इनकॉर्पोरेशन से पहले? पर काम तो हो रहा था, वो प्रॉफिट जाएगा किधर फिर? जब जानवी ने अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्ट किया, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से। क्यों 1 अक्टूबर से? क्योंकि कंपनी आई ही एग्जिस्टेंस में 1 अक्टूबर में, कंपनी इनकॉर्पोरेट 1 अक्टूबर को ही, इसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? प्रॉपर है ना, धीमे तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। इसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं कि कंपनी 1 अक्टूबर 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई, तो कंपनी का पी एंड एल भी तो 1 अक्टूबर से ही शुरू होगा। जो भी सेल्स हुई, इनकम हुई, उसके बाद ही कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। पर फिर पुराना प्रॉफिट किधर जाएगा? जो पुराना प्रॉफिट था, अकाउंट्स तो सारे ट्रांसफर होंगे ना इस कंपनी में, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज थे वो सब आएंगे, प्रॉफिट को भी आना चाहिए। पर अगर हम पिछले प्रॉफिट को उठा करके इस कंपनी के पी एंड एल में डाल दे तो हम गलती कर रहे हैं। क्यों? इस टाइम तो कंपनी थी ही नहीं। अब तुम बोलोगे बंदा तो सेम है, पर बंदे से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी की वैसे भी सेपरेट होती है। तो हम जब कंपनी थी ही नहीं तब के प्रॉफिट को कैसे कंपनी में मर्ज कर दें? तो इसके लिए करते क्या है वो अभी देखते हैं। इसको बोला जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस। प्री मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्री इनकॉर्पोरेशन। अब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उसमें तो वो तो डिपेंड करता है केस क्या है। प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? जब कंपनी बन गई उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये तो नॉर्मली पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। ये तो पी एंड एल में ही ये तो जाएगा। बन गया ना क्योंकि कंपनी। हाँ, अब तो कंपनी बन गई, अब ये कहाँ जाएगा आपका? पी एंड एल में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस, ये जो भी। प्रॉफिट जो पहले वाला है, प्री वाला एक्सपेंसेस की तरह तो नहीं करेंगे प्रिलिमिनरी की, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे पीएनएल में हर साल? नहीं, जो पहले वाला है देखो, और देखो जो बाद वाले हैं ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जिनसे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ये तो सारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, इसीलिए ये पी एंड एल में ही जाएगा। पर जो पहले वाला है, जो कंपनी की एग्जिस्टेंस से पहले वाला प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है, ये कैपिटल प्रॉफिट्स है। वो फंड कैपिटल प्रॉफिट।
मतलब कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? मेजर डिफरेंस ये है कि कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और रेवेन्यू प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट P&L में दिखता है और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में दिखता है। ठीक है? अब यहाँ तो जो भी हो रहा होगा इसे हम P&L में डालते जाएंगे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इनकम हुई तो P&L में क्रेडिट साइड लिख दिया, एक्सपेंस हुआ P&L में डेबिट लिख दिया, ऐसा ही हम करते रहेंगे, वो P&L अकाउंट में ही रहेगा। पर पुराना प्रॉफिट किस नाम से ट्रांसफर होगा? जो पिछली, जैसे कार तो सीधा कार वहां से क्रेडिट हुई आपके पास, कंपनी में डेबिट हो गई, कार कार आ गई। ये पुराना प्रॉफिट वहां तो P&L था, P&L से आएगा कहाँ आपके पास? आप यहाँ पर तो P&L में उसे डाल नहीं सकते। तो देखो इसका आंसर आपको, ये चैप्टर है, आप स्टडी मैट अब सबके पास है ना? यस सर। हाँ, तो मैं आपको इसमें देखो, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट है तो आप उसे ट्रांसफर कहाँ करोगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है? और अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस है तो आप उसे गुडविल में ट्रांसफर करोगे। तो ये चीज याद लॉस है रखना, तो कहाँ पे? गुडविल अकाउंट। ठीक है। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन, ये गुडविल का दूसरा नाम है सर, बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट। हाँ, तो गुडविल और क्या होता है? यही अच्छा। तो होता है। दूसरा नाम नहीं है गुडविल। चीज क्या है? गुडविल यही तो होता है कि आपने सामने का अच्छा, बिजनेस। बिजनेस खरीदा दूसरे का। हाँ, प्री और इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस है तो वो चला जाएगा गुडविल में। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कुछ भी हो वो P&L में ही रहेगा, SPL, क्योंकि कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? ये तो सिंपल चीजें थी, इसमें क्या है? इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मुश्किल चीज क्या है? मुश्किल चीज ये है कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन निकालेंगे कैसे? देखो क्वेश्चन आपसे क्या मांगेगा, क्वेश्चन आपको पूरे साल की सेल दे देगा। क्वेश्चन आपको बता देगा कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की सेल ये थी 10 लाख रुपीज। वो आपको बता देगा पूरे साल के एक्सपेंसेस क्या थे। अब आपको उसको डिवाइड करना है कि कंपनी कब बनी और उससे पहले के प्रॉफिट्स कितने हैं और उसके बाद के प्रॉफिट्स कितने हैं। तो आपको लगेगा मंथ से डिवाइड कर देंगे, कुछ केसेस में हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है? तो पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी करेंगे। तो वो अभी हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलो ये सबसे पहले वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी सिर्फ पढ़ते हैं इसको, तब समझ में आएगा। कि अब ये याद रखना कि क्वेश्चन क्या होगा कि एक दिन सर्टेन डे पे कंपनी बनी है, उससे पहले भी बिजनेस हो रहा था, किसी और फॉर्म में हो रहा था या किसी और कंपनी में हो रहा था। अब वहां से प्रॉफिट्स आए हैं, पर वो आपको ये नहीं बताएगा कि पहले के प्रॉफिट्स कितने और बाद के कितने हैं, वो आपको टोटल बता देगा। अब आपको अपना दिमाग लगा करके डिवाइड करना है कि पहले प्री इनकॉर्पोरेशन कितने थे और पोस्ट कितने थे। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो P&L में ही रहेंगे, पर जो प्री इनकॉर्पोरेशन है उनसे एक अलग रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक? रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन August 1, 2000 समथिंग। तो 1 अगस्त को कंपनी बनी है। ठीक है? इट हैड एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2000 कुछ। अब देखो, April 1 को बिजनेस एक्वायर किया गया है, पर कंपनी कब बनी? 1 अगस्त। अब ये भी कंफ्यूज करता है कई बार स्टूडेंट्स को कि जब हमने बिजनेस एक्वायर कर लिया था, हमने बिजनेस खरीद लिया था April 1 को, तो हमने कंपनी क्यों बनाई है 1 अगस्त को? अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो April 1 को, तो April 1 को ही कंपनी बनाओ ना। इसका आंसर बता सकते हो ऐसा क्यों? अगर यहाँ लिखा है ना आपने एक बिजनेस खरीद लिया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ही कंपनी बना लेता, ये प्रॉब्लम ही ना आती। स्टार्टिंग से ही कंपनी होती तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता ही नहीं कोई, वो सारा का सारा जो भी है पोस्ट ही होता और वो आपके P&L में चल जाता, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। पर ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखो इसका रीजन ये है, कंपनी बनाना ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम प्रोसेस है।
ऐसा नहीं है कि मैंने जिस दिन चाहा उसी दिन कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने में टाइम लगता है, ऑल्दो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग रहा है। कंपनी बनने में 15 डेज टू 1 मंथ तो आराम से लग जाता है। तो अगर मैं आज किसी का बिजनेस खरीद लूं पर मेरे पास कंपनी नहीं है, तो मेरी कंपनी बनने में मेरे को एज्यूम कर लेना चाहिए 1 मंथ 2 मंथ्स लग सकते हैं। तो बिजनेस तो मैंने उसका आज ही खरीद लिया, मतलब आज ही बिजनेस खरीद लिया, मतलब उसके जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस है वो तो आज ही मेरे हो गए। पर मेरी कंपनी बनी 2 महीने के बाद, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस तो 2 मंथ्स के बाद ही आएगी, पर प्रॉफिट तो आज से ही मेरे को मिलेगा। वो जो प्रॉफिट है वो तो आज ही ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसे मैं जो वो 2 मंथ्स का गैप है वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया अभी तक हमने जो भी बात की है? ये 2 मंथ्स क्या हाँ, 2 मंथ्स वाला क्या बता? मैंने ये बोला कि जैसे मैंने बिजनेस आज ही किसी का खरीद लिया, मगर मेरी वो कंपनी जिसमें मैं इस बिजनेस को ले जाना चाहता हूँ वो बनी 2 महीने के बाद। तो कंपनी तो 2 महीने के बाद बन रही है, पर बिजनेस तो आज ही एक्वायर कर लिया था। तो ये जो 2 महीने का गैप में प्रॉफिट होगा इसे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज ठीक है, समझ में आई? हम्म। हाँ बट हाँ, सर हमने तो आज इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 2 महीने बाद हुई है या दो उसी महीने दिन हुई है? बाद जेनू, दो ठीक महीने है। बाद। तो ड्यूरिंग द ईयर, ये एक पूरा ईयर है। अब ये देखो, ये ईयर कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? आप ये देख करके बता सकते हो? ड्यूरिंग द ईयर जो थर्ड लाइन है, ये फाइनेंशियल ईयर है ना, क्योंकि हाँ 2011-12 ऐसे लिखा है, तो ऑब्वियसली ये अप्रैल टू मार्च है। द टोटल सेल्स वर 36 lakhs। अब ये देखो, वो आपको नहीं बता रहा कि प्री इनकॉर्पोरेशन कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना है। The sales per month in the first half were half of what they were in the later half. In the later half year, the net profit of the company 2 lakh was worked out after charging the following expenses. नीचे कुछ expenses दिए हैं, पर ये भी पूरे साल के दिए हैं। अब वो ये बोल रहा है कि आप ये निकाल दो कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना था और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना था। बहुत सिंपल है। पहली बारी में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, क्योंकि होती है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया है चैप्टर, तो वो कोई इशू नहीं है, पर टाइम के साथ साथ हमें समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सबसे पहले ये निकालना होता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है कितना और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है कितना। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आप एक टाइमलाइन बनाओ। टाइमलाइन पर आप अपने ईयर्स ड्रॉ करो। आप किस ईयर की बात कर रहे हो? 1 अप्रैल 2011 बोल सकते हैं इसको, और 31 मार्च 2012 बोल सकते हैं। ठीक है। कंपनी किस दिन बनी है, यहां से देख के बताओ किस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई? अगस्त 1st। 1 1 अगस्त। 1 अगस्त। तो 1 अगस्त विल बी समवेयर हियर। थोड़ा यहाँ बना देते हैं इसको। 1 अगस्त 2000। अब मेरे को ये बताओ, प्री इनकॉर्पोरेशन मंथ्स कितने हैं और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितने हैं? कोई भी एक निकाल लो, दूसरे को 12 से 5। माइनस। 5। कैसे? अप्रैल, मई, मई जून, जून। जुलाई। अच्छा 4 हो गए 4। तो ध्यान से गिनना, ये 1 अगस्त है। ठीक है, ये अगस्त खत्म नहीं हो रहा, स्टार्ट हो रहा है। तो एक अप्रैल का मंथ, एक जून, एक मई का मंथ, एक जून, एक जुलाई, तो 4 मंथ्स हुए प्री इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनने से पहले 4 महीने काम हुआ है और उसके बाद 8। ठीक है। ठीक है, तो हमें इतना तो समझ में आ गया। अभी अगर वो ये बोल देता कि पूरे साल की सेल्स, पूरे के पूरे साल की सेल्स 12 lakhs है, तो मैं क्या करता कि इसको, सेल को डिवाइड करने के लिए, अब सेल को सर क्यों डिवाइड कर रहे हो? सेल डिवाइड करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और फिर जो एक्सपेंसेस होंगे उसको भी डिवाइड करेंगे कि पहले 4 महीने कितने, 8 महीने कितने, तभी तो नेट प्रॉफिट निकल पाएगा। देखो इसमें पता है, हर स्टूडेंट को ये लगता है कि सर अगर पूरे साल का प्रॉफिट 2 लाख है, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो ये इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2 लाख वाज वर्कड आउट आफ्टर। तो कई बार स्टूडेंट को ये लगता है सर जब प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख पूरे साल का, तो आप उसे डिवाइड कर दो 4 महीने और 8 महीने में। तो वो सीधा 8 महीने वाला है ना 2 लाख। नहीं,
वो पूरे साल का है। वो जो 2 लाख प्रॉफिट दिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, ठीक है? पूरा 2 लाख रुपीज़। तो स्टूडेंट को लगता है कि आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड ऐसे कर दो कि 2 लाख इंटू 4/12, ये फर्स्ट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन निकल आएगा, और फिर आप इसको इंटू 8/12 कर दो तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन निकल आएगा। ये गलत है, क्यों? वैसे ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कर सकते हैं? कर तो सकते हैं ना? अगर एक चीज़ को मेरे को बता दिया पूरे साल का प्रॉफिट 2 लाख बाकी है। एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या है? नहीं तो नेट प्रॉफिट तो होता ही सारी एडजस्टमेंट्स के बाद है ना, सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। देखो इसमें मैथमेटिकली ठीक है ये। मैथमेटिकली आपको अगर मैं बोलूं कि मैं पूरे साल मैंने 1,20,000 रुपीज कमाए, तो मैंने पहले 4 महीने में कितने कमाए होंगे? आप निकाल लोगे ना कि अगर पूरे साल 120 कमाए हैं तो पर मंथ 10,000 कमाए होंगे, ठीक है? और पर यस सर। मंथ 10,000 कमाए हैं तो 4 मंथ्स में 40 कमाए होंगे। तो ये भी हम ऐसे कर सकते हैं, पर यहाँ ना एक assumption ली है हमने। हमने assumption क्या ली कि जब मैंने बोला कि मैंने पूरे साल में 1,20,000 कमाए और आपने उसे 12 से डिवाइड किया, आपने assume ये करा है कि मैंने पूरे 120 एवरी मंथ इक्वली कमाए हैं। आपने यही assume करा ना? तभी आपने उसे 12 से डिवाइड कर दिया और आपने बोला आपने हर मंथ 10,000 कमाया है। पर मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि मेरे को पर मंथ सैलरी मिल रही है। मेरे को तो पूरे साल कोई काम नहीं मिला। बस लास्ट के मंथ में 1 महीने में मेरे को 1,20,000 मिल गए। तो हमारी असम्पशन इस केस में भी ये हो जाती है कि ये जो प्रॉफिट है ये हमने पूरे साल इक्वली कमाया होगा। हर महीने इक्वल इक्वल प्रॉफिट कमाया है। इस वजह से ये गलत हो जाता है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? यस सर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमें बताएगा कि कुछ सर्टेन एक्सपेंस थे जो सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में हुए या सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हुए। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि 2 लाख मैंने पूरे साल इक्वली कमाए, तो वो चीज तो गलत हो जाती है, क्योंकि कुछ खर्चे सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में माइनस होंगे, वो डिवाइड होंगे ही नहीं प्री और पोस्ट में, और कुछ सिर्फ पोस्ट में माइनस होते हुए दिखेंगे। तो उस केस में ये असम्पशन की वजह से क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और अगर ऐसे ही करना होता तो बड़ी छोटी सी बात थी, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। जो भी नेट प्रॉफिट दिया है उसे आप जितने भी मंथ्स हैं प्री और पोस्ट के उसमें डिवाइड कर लो। हम ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले तो क्या ये जरूरी है कि पूरे साल की सेल्स भी सेम रही हो? ये भी जरूरी नहीं नो है। सर। मे बी एक महीने ज्यादा सेल हुई हो, एक महीने कम सेल हुई हो। ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, मेरे को अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 4 और 8, बाद में पता चले कि ये जो पहले 4 मंथ्स है इनमें तो ज्यादा सेल हुई नहीं थी, इसमें तो सिर्फ 10,000 की सेल हुई थी, और बाकी जितनी भी सेल है वो सारी की सारी यहाँ लास्ट के 4 मंथ्स में हुई। तो अगेन मेरी ये assumption गलत हो जाती है। जब हमें क्वेश्चन में इतना सारा डिटेल दी हुई है कि किस टाइम, देखो क्वेश्चन में सारी डिटेल दी है कि सेल कब कब हुई, पहले 6 मंथ्स में कितनी सेल थी, बाकी 6 मंथ्स में कितनी सेल्स थी। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन लगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो ये सब चीजें दी हुई है ना हमें। ये सब चीजें जब दी हुई हैं तो ये हम आपने इसको, बताया कि मतलब प्रॉफिट इसलिए डायरेक्ट नहीं बांट रहे क्योंकि कुछ चीजें होंगी जो सिर्फ प्री की होंगी, कुछ सिर्फ पोस्ट की होंगी। अगर और बांट देंगे तो दोनों में चली जाएंगी वो। हाँ, हम ये मान लेंगे कि ये खर्चा तो दोनों तरफ इक्वली हुआ है। मेजर रीजन यही है, बाकी जैसे समझ गया जैसे सर। करेंगे तुम समझ जाओगे। तो हम इसीलिए उसे इक्वल नहीं एज्यूम कर रहे, ठीक है? मैं सिर्फ एक्सपेंस नहीं, इनकम भी आप ये भी तो एज्यूम कर रहे हो कि दोनों टाइम पे सेल भी सेम प्रोपोर्शन में हुई, कि हर मंथ इक्वल सेल हो रही थी। तो पहले 4 महीने और 8 महीने की सेल आपने, क्योंकि आप प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हो, ये भी तो गलत एजम्पशन ही है। जरूरी थोड़ी है कि सेल्स बराबर ही रही हो पूरे साल। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं करने वाले, ठीक है? ये सारे डाउट्स आते हैं एक स्टूडेंट के दिमाग में, इसलिए आप बाद में मेरे से पूछो, उससे पहले मैंने ही आपको ऐसा बता दिया कि ऐसे हम क्यों नहीं कर रहे। बहुत सिंपल साउंड करता है, अरे 2 लाख का प्रॉफिट है, 4 महीने और 8 महीने, 4 महीने प्री है और 8 महीने पोस्ट है, तो कर दो इसको डिवाइड 4 मंथ्स और 8 मंथ्स में। पर गलत है वो। ये अज्यूम नहीं करेंगे हम कि ये इक्वल है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो जो क्वेश्चन हमें बताता है कि इस टाइम की इतनी सेल है, इस टाइम की इतनी सेल है, इसका एक्सपेंस इतना है, वो पूरे साल की सेल, अगर मेरी यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, पूरे साल की सेल्स वो बोलता है, देखो ड्यूरिंग द 36 ईयर लाख द टोटल सेल्स वर 36। पूरे साल की सेल्स 36 है। तो चलो यहां से लेके यहां तक मेरी सेल है 36 लैक्स।
ठीक। अब अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले सेल के बारे में, तो आई हैव टू एज्यूम कि बराबर हुई होगी, और तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहता अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। पर क्या क्वेश्चन यहाँ साइलेंट है? देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, हाँ सर। द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। वन ठीक इज है, टू टू उसने बोला है द सेल्स पर मंथ की सेल। अगर मेरे फर्स्ट हाफ की सेल्स को मैं एक्स एज्यूम कर लूं, तो सेकंड हाफ पर मंथ की सेल कितनी हुई? डबल हो जाएगी उसकी। 2x। ठीक अच्छा, है, सेल्स पर मंथ, ये वर्किंग नोट में आएगा हाँ, सेल्स पर मंथ टेबल इन, वगैरह सब। ये जो अभी हम लिख रहे हैं ये तो वही आएगा, सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ एक्स, तो सेल्स पर मंथ इन सेकंड हाफ 2x। ठीक है, अभी इससे सॉल्व कैसे करेंगे कि फर्स्ट हाफ में कितने हुए, और मतलब क्या कितनी सेल हुई और कितनी नहीं हुई? देखो पूरे साल में फर्स्ट हाफ के कितने मंथ्स होते हैं? 6, हाफ है ना, तो यस 6 सर। मंथ 6 मंथ्स। तो जब मैं करता हूँ 6 इंटू एक्स, तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स की सेल्स हो गई, क्योंकि पर मंथ एक्स है, तो पहले 6 महीने की 6 इंटू एक्स है। अगर मैं बोलूं कि पहले 6 महीने 10-10 हजार की सेल हुई है, तो पहले 6 महीने हर महीने 10,000 की सेल हुई, तो 6 महीने में कितनी हुई? 6 इंटू 10,000, 60,000। सेकेंड हाफ की फिर से 6 इंटू 2x, ये चीज समझ में आई हमें? इज इक्वल टू टोटल सेल कितनी है? 36 लाख। क्या आपको इक्वेशन समझ में आई दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें x की वैल्यू से क्या निकलेगा कि फर्स्ट 6 मंथ्स में पर मंथ कितनी सेल हुई, फिर उसको इंटू 2 कर देंगे, वो उससे ये आ जाएगा कि बाकी 6 मंथ्स में कितनी सेल हुई। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6x प्लस 12x इज इक्वल टू 36 लाख, 18x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 2 लाख। मतलब पहले 6 महीने हर महीने एक्स सेल हुई थी, मतलब क्या हुई थी? 2 लाख रुपीज। और बाकी के 6 महीने हर महीने 4 लाख की सेल हुई है, 2x। देख लेते हैं क्या इससे हमारा सम 36 बनता है। पहले 6 मंथ्स 2 लाख की सेल मतलब 12 लाख रुपीज हुए, और बाकी के 6 मंथ्स 4 इंटू 24 सिक्स, लाख 24, तो दोनों का सम 36 बनता है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक भी हुआ। सर, सीधे 1:2 में भी तो बांट सकते थे 36 को। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये इक्वेशन है तो हम बस उस हिसाब से कर रहे हैं, चाहे तो वैसा भी कर, पर 1:2 ये है ना, क्योंकि 6 मंथ्स हो गए। अगर यहाँ 6 मंथ्स नहीं होते तो 1:2 नहीं कर पाते हम, क्योंकि ये आधे आधे में खुद भी डिवाइड हुआ। यस सर। अगर तो तुम्हें अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले 3 मंथ्स में हाफ हुई और बाकी 9, तो तुम्हें पता है अब कैसे करना है। यहाँ 6 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ 6 की जगह 9 हो जाएगा। तो अब ये देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन मंथ्स फर्स्ट 4 मंथ्स थे, फर्स्ट 4 मंथ्स में कितनी सेल हुई? यहाँ पे सेल कितनी हुई है ये 4 बताओ। इंटू 2 लाख 8 लाख। 8 lakhs। ठीक है, यहाँ पे हुई 8 लाख। कैसे? पहले 6 महीने, ऑल्दो हम सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं, पर 4 6 में ही तो आता है। तो पहले 6 महीने अगर हर महीने 2 लाख की सेल हुई है, तो पहले 4 महीनों में भी 2 लाख की, 2 इंटू 4 8। अब बाकी 8 में बताओ कितनी हुई? या तो 2 लाख। 36 है। हाँ ठीक है, 8 महीनों में कह रहे हो? नहीं हाँ सर, हाँ इसमें पता है अलग होगा। 2 महीने की लगेगी 2 लाख के हिसाब से, बाकी के 6 महीने की लगेगी 4 लाख के हिसाब से। हाँ, चाहे आप ऐसे कर लो या आप 36 से सीधा माइनस कर दो, टोटल तो जी 36 जी। ही थी। जैसे मर्जी कर लो। तो ये हो जाता है 28। सर ये वाला समझ में नहीं आया। ये नहीं समझ आया कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल कैसे लिखी मैंने? आपने तो डिडक्शन से ले लिया तो समझ आ गया, बट अगर जैसे पहले वाला 4 से कैलकुलेट करके निकाला है, तो इसको भी हमें को मंथ से अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, देखो। अगर अच्छा पहले 6 मंथ्स 2 लाख पर मंथ सेल हुई है, वो 6 में से 4 मंथ्स तो प्री इनकॉर्पोरेशन में चले गए, अब 2 महीने बचे। 2 यस महीने सर। बचे ना, जब 2 2 लाख की हम्म सेल हुई, तो हम्म टू हम्म
इंटू 2 लाख, और बाकी के 6 महीने कितनी सेल हुई? 4। तो इसको सॉल्व कर लो, 8 महीने हो गए ना, 2 महीने 2 लाख की सेल हुई, 6 महीने 4 लाख की सेल हुई, तो 4 लाख प्लस 24 28। अच्छा। तो हमारी सेल, अब देख रहे हो हमने, अगर हम प्रॉफिट को जैसे डिवाइड कर रहे थे ये गलत हो जाता, क्योंकि सेल अलग अलग हुई है, पहले 6 मंथ्स की सेल अलग थी। और अगेन ये मत सोच लेना कि जो तुम्हारा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट है वो उसके हिसाब से सेल देगा। उसने फर्स्ट 4 मंथ्स और नेक्स्ट 8 मंथ्स की सेल के बारे में नहीं बताया आपको, उसने आपको बताया फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स। और यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, फर्स्ट 4 निकालना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि 4 महीने है, पहले 6 महीने में 2-2 लाख की सेल हुई तो तुमने कर लिया। नेक्स्ट 8 में आप कंफ्यूज हो गए। देखो लास्ट के 6 में तो हर महीने 4 लाख की सेल हुई, और 2 महीने और थे उसके पहले वाले, उन 2 महीनों में 2-2 लाख की सेल हो रही थी। तो सिंपल है, या तो माइनस कर लो या ऐसे कर लो। तो हमारी सेल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और प्री इनकॉर्पोरेशन दोनों निकल गई। यहाँ कोई अब सेल में से ही तो माइनस किया जाता है ना, कि जैसे सेल में से ही तो हम एक्सपेंसेस अपने माइनस करते हैं, ठीक है। पर यहाँ एक और चीज देखो, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया है कि सेल को हमने कैसे डिवाइड किया। ये देखो इन्होंने भी सेल्स का रेशियो निकाला। अगर हम सेल्स का रेशियो निकालेंगे, सेल्स रेशियो मतलब कि फर्स्ट कुछ मंथ्स और उसके बाद सेल्स रेशियो मतलब ये 8 और ये 28। रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर मैं पूछूं कि इन दोनों का रेशियो क्या है, दोनों को अपॉन में करके निकाल देंगे, जो अमाउंट है 8 और 28, दोनों को अपॉन में करके, मतलब मैं नहीं समझा। मतलब डिवाइड करके जो रेशियो निकालते हैं, जैसे 8 लाख अपॉन 28 लाख करके। नहीं, अगर आपको ऐसे, अगर वैसे भी करना है तो दोनों के सम से डिवाइड किया जाता है। 8/28 नहीं, 8/36 होता है। या दूसरा तरीका क्या होता है रेशियो निकालने का? बड़ा सिंपल सा तरीका है, 8 लाख इज टू 28, यही रेशियो निकालने को बोल रहा हूं मैं। इसको कॉमन नंबर से डिडक्ट करो। सबसे पहले तो 0 0 कट जाएंगे, तो बचता है 8:28। अब ये किससे कट सकता है? 2 से हाँ काटते हैं। यही बोल रहा था, मतलब 4, वो इस टू की जगह वो बोल दिया अपॉन। हाँ 4:14, 2:7। 2:7, तो रेशियो क्या आया? 2:7। हालांकि इसको करने का एक छोटा तरीका भी था वो ये था, रेशियो निकालने का तरीका ये, अगर पहले 6 महीने सेल x है तो पहले 4 महीने सेल कितनी रही होगी? 4x, ठीक है। जो भी 4 इंटू एक्स ही तो किया था हमने। और बाकी के 8 महीने सेल क्या रही? 2 महीने इंटू एक्स, क्योंकि पहले तो एक्स ही थी सेल, और बाकी के 6 महीने इंटू 2x, इंटू 2x। तो 4x, 2x प्लस 14x हो गया ये। तो x से x डिडक्ट हो गया और इससे ये कट गया, 2:7 रेशियो आ गया। ये क्या है? ये सेल का रेशियो है। अब ये क्यों चाहिए वो हम देख लेंगे कि क्यों चाहिए वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? यस सर। तो तो सर ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं ना 2:7, उसमें भी कोई इशू नहीं है ना? उसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये छोटा तरीका है, वो बड़ा तरीका है, ठीक है। आप जैसे मर्जी निकाल लो, आंसर तो दोनों से वही आएगा। अब इसके बाद जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एक चीज देखो, आपको सेल्स तो दे दी, सेल्स के बाद नीचे एक्सपेंसेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स फीस, प्रिलिमिनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं। अब होता क्या है, होता ऐसा है, देखो, सेल्स माइनस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या डायरेक्ट की जगह सीओजीएस लिखते हैं, बेटर है। सेल्स माइनस सीओजीएस
से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि अब मैं सेल से ग्रॉस प्रॉफिट पर आऊं, पर मेरे को तो इन्होंने सीओजीएस ही नहीं दिया, क्वेश्चन में डेटा है ही नहीं सीओजीएस का। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इसके बाद देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस सर। उससे क्या निकलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। कोई इनकम भी होती है इनडायरेक्ट, वो भी हाँ, ऐड हो अगर जाती कोई इनकम है इनडायरेक्ट इनकम तो वो ऐड हो जाती है। पर पॉइंट ये है कि मेरे को तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। अब मैं कैसे पहुंचूं, सेल से ग्रॉस तक ही नहीं पहुंच सकता क्योंकि सीओजीएस ही नहीं दिया है मेरे को। तो ग्रॉस पे आऊंगा, ग्रॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं मेरे को, पर पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट पर आना है ना, तभी तो मैं उसमें से इनडायरेक्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट तक पहुंचूंगा। वो तो मेरे को दिया नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को नेट प्रॉफिट तो दिया है, नेट प्रॉफिट बता दिया 2 लाख रुपीस। कहाँ बताया, देखो ये 2 लाख, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज 2 लाख रुपीस। 2 तो लाख। उसमें एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। हाँ, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए हैं। आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिए हुए हैं, ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब आप ऊपर चले जाओ, जब है जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, तो आप इस इक्वेशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालो, नेट प्रॉफिट डालो और जीपी खुद से निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो क्वेश्चन शुरू हो सकता है। तो जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो जीपी ही निकालना है क्योंकि वो दिया है, वो कोई तरीका और है ही नहीं निकालने का। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कितने, 123, 50, 12 ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। हम इसका सम करते हैं, या इन्होंने नीचे किया होगा हमारे लिए सम, तो हम क्यों करेंगे। 335। 335, यहाँ तो 340 है, दोबारा चेक करो। 5 रह गया। सबका सम टोटल उनका 340, ठीक है। 340 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। 540 आ गया जीपी। तो जीपी आता है 540। ये सर सब मतलब ये जो टेबल आपने बनाई है ये वर्किंग नोट में दिखानी है ना पूरी। हाँ, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है। अब जीपी आ गया मेरा 540। अब पॉइंट ये है, जीपी तो पूरे साल का 540 है। अब अगेन इसे प्री और पोस्ट में कैसे डिवाइड करूं, सेल्स के रेशियो में। ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही होगा ना जितनी सेल हुई है ना। ग्रॉस प्रॉफिट को इनटू 4 और 8 वाला नहीं करना कि 4 महीने 8 महीने, क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में सेल होगी। अगर आपने सेल की है ये प्री और पोस्ट में, हमने क्या निकाला 2:7 के रेशियो में, तो जीपी भी तो 2:7 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। बात समझ में आई, इसलिए ये रेशियो निकाला। ये क्या है, सेल्स रेशियो। क्या आप लोगों को बात समझ में आई। तो ये जीपी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, हाँ हाँ डिवाइड करने के लिए। हाँ, कि प्री में कितना था और पोस्ट में कितना था। ठीक है। तो हम देखो टेबल ये बनेगा हमारा एक बार वो एक, ग्रॉस प्रॉफिट वाली टेबल दिखाना जो बनाई थी। ठीक है देखो ये टेबल है, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, बेसिस ऑफ एलोकेशन। बेसिस मतलब हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखोगे हर चीज को 2:7 से डिवाइड नहीं किया, जैसे डेप्रिसिएशन को 1:2 डिवाइड किया है। वो क्यों, वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों डिवाइड हो रहा है, और उसमें तब पता चलेगा कि क्या चीजें कब डिवाइड होती हैं, कैसे डिवाइड होती हैं, क्या है इसमें रीजन। ठीक है, अभी देखो इसका जो टेबल बनेगा, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख दो, इधर हम एक्सपेंस लिख देते हैं, अमाउंट, ये है बेसिस ऑफ एलोकेशन, और यहाँ 2 कॉलम्स, एक प्री का एक पोस्ट का। बेसिस क्या, मेरे पास कॉलम छोटा है बेसिस ऑफ एलोकेशन की हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, और सर। ये है
ये जो इन्होंने एक और रेशियो निकाला है टाइम रेशियो, ये इसका क्या मतलब है? अभी करेंगे, वेट करो। ओके सर। यहाँ जगह थोड़ी क्रैम्प्ड है। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 540। प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना और पोस्ट में कितना? वो रेशियो हमारा सेल के रेशियो में डिवाइड होगा। 4:8 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया सेल्स बराबर नहीं हुई। सेल्स बराबर नहीं हुई तो जीपीबी 2:7 रहा है, ना कि 4:8। ठीक है, तो 2:7, इसको डिवाइड करो 2:7 में। 9, 1 20 4 20 1 20 और 4 20। 4 20। अब ये इनका भी पहला यही है, ये हमें समझ आ गया। ठीक, अब आते हैं, अब क्या करते हैं? जीपी से एनपी तक जाने में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो लेस। सबसे पहले क्या लेस होगा? डेप्रिसिएशन 1,23,000। डेप्रिसिएशन 123। अब यहाँ डिवाइड करेंगे कैसे? क्या डेप्रिसिएशन सेल्स पे डिपेंड करता है कि जितनी सेल हुई उतना ही नो डेप्रिसिएशन सर। लगेगा? डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करता है? क्या डेप्रिसिएशन हर मंथ इक्वल लगता रहता है? यस यस और सर। यस, यस है ना। डेप्रिसिएशन का सेल से थोड़ी ना लेना देना है। ऐसा थोड़ी है कि इस महीने ज्यादा टाइम सेल से हुई लेना तो दे। टाइम से लेना देना है उसका। तो दो रेशियो होते हैं हर क्वेश्चन में। कुछ एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से लगते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस सेल। जैसे सर कैसे एक्सपेंसेस सेल के हिसाब से? जो मेरे सेलिंग एक्सपेंस है, क्या अगर मेरी सेल नहीं हो रही तो भी मेरे सेलिंग एक्सपेंस हो रहे होंगे? सेलिंग एक्सपेंस तो तब होता है ना जब सेल होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि 4 महीने हो ही रहे होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसा जरूरी नहीं है। पर कुछ एक्सपेंसेस हैं जो होंगे ही होंगे चाहे सेल हो रही है या नहीं। जैसे आपकी सैलरी, क्या आपकी सेल होगी तो ही आप सैलरी दोगे? नहीं, सैलरी तो आप दे ही रहे हो, और वो आप हर महीने इक्वल इक्वल दे रहे हो, अनलेस क्वेश्चन कोई बोनस या ऐसा कुछ बोल दे। सैलरी हर महीने। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन 123 था, तो आपको ये पता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में 4 मंथ्स है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8 मंथ्स है। पूरे साल 123 जब हमारा डेप्रिसिएशन रहा, तो क्या हम उसे 4:8 मतलब 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो ठीक है? बोलो, समझ आया? यस सर। तो हमारा सेल्स रेशियो ये है, और टाइम रेशियो क्या है? 4:8 मतलब 1:2। ये टाइम रेशियो है। डेप्रीसिएशन एक बारी सर मेरे को 1:2 टाइम वाला कैसे? 1:2 टाइम वाला कैसे आया? 4 महीने हैं और 8 महीने हैं, दोनों अच्छा 4, ठीक है। 4:8 हुआ ना, तो ये 1:2 ही तो हो गया। टाइम रेशियो तो बड़ा ही सिंपल है, जितने प्री इनकॉर्पोरेशन मंथ्स हैं इस बाय पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मंथ्स, वो तो सिंपल हो जाता है। तो डेप्रीसिएशन तो टाइम रेशियो के हिसाब से लगा होगा। या आप ऐसे कर लो कि डेप्रीसिएशन जैसे 123 है, जैसे हम बच्चों की तरह करते हैं कि 123 पूरे साल का है, 4 महीने का कितना होगा? 4/12। अब 4/12 होता क्या है? 1/3। और जब आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो भी तो पहले प्री में 1/3 ही करने वाले थे, बात तो वही है। हाँ 123, सेम ही बात। हाँ, 4/12 वही होता है। और पोस्ट में क्या करते? 123 इंटू 2/3, या अगर दूसरे तरीके से करते 8 महीने का 8/12, 8/12 वही तो बात है, मैथ्स ही है, वही सेम चीज है घूम फिर करके। तो 123 का प्री और पोस्ट बताओ, 1/3 कितना है? 4182 4182। 11,000 और 82,000। जानवी, आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं। डायरेक्टर्स फी
50,000 इसको लिखते हैं पहले। बताओ इसको कैसे डिवाइड करूं? ये तो सीधे टाइम के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। कि हमने बराबर बराबर डायरेक्टर को फीस दी होगी। एक चीज देखो, ये जो टर्म यूज हो रहा है डायरेक्टर्स फी, ये डायरेक्टर क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्टर होता है? नो सर। डायरेक्टर होता ही एक कंपनी में है, तो ये तो खर्चा शुरू ही तब हुआ होगा ना जब आपकी कंपनी बनी होगी, तभी तो इसका नाम डायरेक्टर्स फी है। बात समझ में आई? अब ऐसा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ना लोग बोल देते हैं कि ये डायरेक्टर है यहाँ के, वो गलत टर्म है। कंपनीज एक्ट 2013 या जो हमारी लीगल लैंग्वेज है उसमें डायरेक्टर बस एक कंपनी का होता है, वो लोग अपने उसमें बोल देते हैं। सो जैसे कई ट्यूशन सेंटर्स भी हैं जहाँ बोल देते हैं कि ये यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो मतलब लीगल लैंग्वेज में वो टर्म गलत है। वो वहां के ओनर है या सोल प्रोप्राइटर है, पर वो डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर कंपनी में ही होते हैं। तो ये सारा का सारा पोस्ट में जाएगा, क्योंकि इसका वर्ड, इसका टर्म क्या है, डायरेक्टर्स फीस, तो ये तो देनी शुरू ही की होगी ना कंपनी बनने के बाद, उससे पहले तो कोई डायरेक्टर था ही नहीं। इनकॉर्पोरेट हो गई। हाँ, तो ये सारा पोस्ट में जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं, और इधर 50। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000। ये तो होते इनकॉर्पोरेशन के पहले के, तो ये सीधे प्री में आ जाएंगे। रुको रुको रुको, हाँ, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे आप क्या बोल रहे हैं कि वो प्री में चले जाएंगे, क्योंकि वो होते हैं कंपनी के बनने से पहले के। देखो यहाँ ना बात, कॉर्पोरेशन में होते हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि वो कौन से खर्चे थे या वो कौन सी चीजें थी जो कि रमा एंड कंपनी ने किए, और ये वो कौन से, या देखो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चे हैं जो कंपनी के खर्चे हैं, और प्री इनकॉर्पोरेशन वो खर्चे हैं जो उससे पहले वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके थे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी ने इनकर कब किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ये इंपॉर्टेंट है क्या ये कंपनी का खर्चा है या नहीं। अच्छा, मतलब ये देखना है कौन सा बिजनेस का खर्चा। हाँ, आप एक तरीके से यही देख रहे हो कि क्या ये खर्चा इस कंपनी का है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो नीचे, अब ये लगता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो प्रिली कंपनी के बनने से पहले हुए थे, तो इनको तो प्री में जाना है। हम ये नहीं देख रहे कि कंपनी ने खर्चा पहले किया या बाद में, मैं ये देख रहा हूं कि कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है, कि कंपनी ने ये खर्चा नहीं किया, ये खर्चा पिछली वाली एंटिटी ने किया था। पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के बनने से पहले होते हैं, पर खर्चा तो वो कंपनी का ही होता है तो वो कंपनी का ही खर्चा। मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि वो जो पुरानी कंपनी थी उसका खर्चा, उसका क्या लेना देना उससे, ये है तो हमारा ही। प्रिलिमिनरी है बट स्टिल है तो ये हमारा, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा, ये हमारे P&L में ही जाता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी के P&L में ही जाता है, ऑल्दो वो हुआ पहले होता है। तो ये पोस्ट है 12,000। और देखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। अब ऐसा होगा कई बारी ना हमें कंफ्यूजन होगी कि यार ये एक्सपेंस कैसे डिवाइड होगा, क्या ये टाइम पे डिवाइड होगा, क्या ये सेल्स पे डिवाइड होगा। तो एक तरीका है कि आप यहाँ से देख लो नीचे से, पर दूसरा तरीका क्या है कि ना हर एक्सपेंस पे ना इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या है, कि आप किस चीज को कैसे डिवाइड करोगे। तो जब भी थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ से, बाकी अल्टीमेट चीज तो ये है प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा ऑफिस कि तो वैसे टाइम पे ही होगा, हाँ, और सेल से लॉजिक भी है। रिलेशन तो है ही नहीं। अल्टीमेट चीज तो लॉजिक है। देखो अगर वो बोलता है कि ऑफिस एक्सपेंस है, क्या ऑफिस एक्सपेंस सेल पे डिपेंड करता है? सेल होगी तो ऑफिस में खर्चा होगा या नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। ऑफिस एक्सपेंस मतलब ऑफिस के खर्चे, वो तो होते ही रहते हैं। तो ये तो हो ही रहे हैं, ये टाइम पहले 4 महीने के निकाल लो, 4 और 8 में डिवाइड कर लो इक्वली। पर उसके बाद वो बोलता है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस का तो मतलब ये है ना कि उस चीज को बेचने पे जो खर्चा हुआ है, तो वो तो होता ही सेल के हिसाब से है, तो वो सेल्स के रेशियो में डिवाइड होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 78। ऐसे क्वेश्चंस में नए नए एक्सपेंस आते जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वहां बस यही सोचना है कि ये डिवाइड कैसे होगा। सर इसके दो ही क्राइटेरिया हो सकते हैं, या तो सेल रेशो या टाइम रेशो।
या पोस्ट या प्री या फिर अभी एक और बस ये 4 ही है। मतलब और एक एक एक्चुअल भी हो सकता है, मतलब वो मैं बता दूंगा आपको अभी क्या है, अभी इसके नेक्स्ट ही आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस क्या है 78, ये डिवाइड होगा हमारा टाइम रेशियो में 1:2 और सेलिंग एक्सपेंसेस 72, ये 2:7। इसको निकालना कितना आता है? ऑफिस वाले का 26 और 52। और सेलिंग ये आएगा 16 एंड 56। ठीक। अभी लास्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू August 31 2000 दिस 5000 रुपीज। मैंने इंटरेस्ट दिया है अपने वेंडर्स को 5000 रुपए, पर ये पूरे साल इंटरेस्ट नहीं दिया मैंने। कहाँ तक दिया? अगस्त तक। इनकॉर्पोरेशन कब हो गई थी कंपनी की? सर 1 अगस्त। 1 अगस्त। तो कितने महीने का इंटरेस्ट प्री में जाएगा और कितने का पोस्ट में? ये एक्चुअल बेसिस कि पूरे साल हुआ ही नहीं खर्चा, हुआ ही कुछ सर्टन मंथ्स। तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ा और उससे पहले कितना इंटरेस्ट दिया है? सर पहले 4 मंथ्स का होगा और उसके बाद 31 अगस्त तक दिया तो 1 मंथ का होगा पोस्ट का। समझ गए जेनू? आप भी समझ गए? जेनू नहीं सर, नहीं। देखो, इसने क्या लिखा है कि हमने इंटरेस्ट कब तक दिया है? 31 अगस्त तक। पूरे साल तो नहीं दिया ना, 31 अगस्त तक ही दिया। अब ये जो मेरी टाइमलाइन है, इसमें 1 अगस्त को मेरी कंपनी बनी और इंटरेस्ट दिया है हमने 31 अगस्त तक, इसके बाद नहीं दिया। तो ये टोटल 31 अगस्त तक कितने मंथ्स होते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मंथ्स होते हैं और कंपनी के बनने से पहले के 4 मंथ्स होते हैं। आपने अच्छा 5 हाँ, तो महीने, फिर 1 महीना ये हो गया हाँ तो 1 अगस्त महीना का। पोस्ट हुआ ना, ये प्री हो गया और ये पोस्ट हुआ। तो ये एक्चुअल बेसिस पे जा रहा है ना, ये टाइम रेशियो में। अब अगर मैं इसे टाइम में डिवाइड कर दूं तो मैं गलती क्या कर रहा हूँ? ये खर्चा तो हुआ ही सिर्फ 5 महीने हुआ है। वो 5 में से 4 प्री के थे और एक पोस्ट का था। अगर वो बोले कि इंटरेस्ट सिर्फ अप्रैल और मई के मंथ में दिया, तब क्या करेंगे? सिर्फ अप्रैल और मई के मंथ में, में लेंगे। तब क्या लेंगे? प्री। तब प्री लेंगे ना, क्योंकि वो दोनों अप्रैल महीने प्री प्री वाला के थे। लेंगे ना, क्योंकि पहले अगर, अगस्त के। हाँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कोई एक्सपेंस बता दे जो सिर्फ इन मंथ्स में हुआ, तो देख लो कि उसमें से कौन से मंथ्स प्री के थे, कौन से पोस्ट के थे, उस हिसाब से उस खर्चे को डाल दो। अब ये 5000 था, जो तो मेरे को बता दो अमाउंट में कितने रुपीज प्री में जाएंगे और पोस्ट में? 5000 के। 4 जाएंगे प्री में हाँ, और 1 जाएगा क्योंकि पोस्ट। 5000 रुपये 5 महीने का इंटरेस्ट था, तो एक महीने का 1000 हो गया, तो 4 महीने हमारा 4000 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट 5000 और बेसिस क्या है? एक्चुअल, क्योंकि हमें उसने बता ही दिया कि किस महीने कितना हुआ, तो बात ही खत्म हो गई। 4000 और 1000। ठीक है? क्या सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए? कर दिए। अब निकालते हैं कि पहले प्रॉफिट कितना था और बाद में प्रॉफिट कितना था, माइनस करके। इसको माइनस करके बताओ आंसर क्या है? 120 माइनस 41, 33। यस सर, 33 और 167। ये याद रखना कि आपके प्री और पोस्ट का टोटल उसके इक्वल आना चाहिए जो क्वेश्चन ने आपको फिगर दी थी। क्वेश्चन ने क्या फिगर दी थी? 2 लाख टोटल प्रॉफिट था, तो हमने तो डिवाइड ही करना था ना। तो प्री में 33 का प्रॉफिट था और पोस्ट में 167, क्योंकि हमने सारे एक्सपेंसेस और एक्सेट्रा डिवाइड कर दिए दोनों टाइम्स में। यहाँ पे आंसर हमारा यही है। ठीक है? यहाँ से भी उन्होंने ये, तो यहाँ तो हम कर ही देंगे टोटल 2 लाख रुपीज। ये टोटल नेट प्रॉफिट है, जिसमें से 33 प्री इनकॉर्पोरेशन का था और 167 पोस्ट। बस यही करना है। कोई डाउट है?
मतलब बेसिक चीज वो अभी सर ये है कि हमें ये समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसको डिवाइड ऐसे वैसे क्यों, क्योंकि कंपनी के खर्चे ये थे, कंपनी बनी 1 अगस्त को, उससे पहले वाले खर्चे वो पिछली एंटिटी के नाम पे ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो हम जब उन खर्चों को या प्रॉफिट्स को अपने पास लाएंगे, हम उसे अपने P&L में नहीं डाल सकते। ये 33,000 का प्रॉफिट मैं अपने P&L में नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि कैपिटल हाँ, ये तो कंपनी बनी ही नहीं थी उस टाइम पर जब ये प्रॉफिट हो गया था 33 का। ये दूसरी एंटिटी थी, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये 167 इस कंपनी का प्रॉफिट है क्योंकि कंपनी बन चुकी थी। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेल्स रेशियो निकालना, उसमें गलती मत करना। अगर सेल्स रेशियो गलत निकल गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से निकालना होता है।